प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी का हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की आपकी प्यारी सी फिजिक्स की क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से। अपनी प्यारी सी फिजिक्स की क्लास में आ जाइए फटाफट। फिर उसके बाद कॉपी पेन भी निकाल लीजिए, क्योंकि क्लास करते करते हम थोड़ा सा नोट्स भी बनाते चलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग धनंजय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाम वो इतनी तेजी से भाग रहा है ना कि दिख ही नहीं रहा है, बहुत तेजी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? बढ़िया, 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 बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, कॉपी पेन अपने साथ रखिए, क्योंकि आज की चीजें लिखते लिखते साथ साथ पढ़ते पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट। गुड मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आकृति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को ढेर सारा शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आप सभी को ढेर सारा ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी ने इतना प्यार दिया, जन्मदिन के दिन इतनी सारी विशेष दी। आप सभी को बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा। एक भाई क्या दे सकता है? एक भाई बस ये वादा कर सकता है कि जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप सभी के लिए दिन रात एक करना पड़ा। कभी अगर ऐसा भी सीन रहा ना कि बच्चों का ढेर सारा काम आ गया और ऑफिस नहीं जा, आज घर नहीं जा सकते, तो घर नहीं जाएंगे। ये वादा कि अगर 24 घंटे भी कभी जरूरत पड़ी आप सबके लिए, तो 24 घंटे भी खड़े रहेंगे। ये वादा आपके भाई का आपके साथ है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत ढेर सारा शुक्रिया। आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा धन्यवाद आप सभी को। जन्मदिन की आपने इतनी सारी बधाइयाँ दी, तो आप सभी को बहुत ढेर सारा आभार, ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? तो चलिए, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आभार, ढेर सारा अभिनंदन। आप सभी बहुत आगे बढ़ो, ढेर सारा नंबर लाओ, अच्छा अच्छा नंबर लाओ, स्टेट टॉपर करो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनो। फर्स्ट से लेकर के 10th रैंक तक हर एक बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट में 1 से लेकर के 10th रैंक तक तो जरूर आए, है ना? कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो विद्याकुल का हो और विद्याकुल से पढ़ करके कुछ कम नंबर लाए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में वो टॉपर बने। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इसी ढेर सारे आशीर्वाद के साथ, ढेर सारा प्यार के साथ, एक भाई होकर के प्यार आशीर्वाद देना थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है? लेकिन ठीक है, बड़ा भाई होने के नाते दे सकते हैं आशीर्वाद भी, है ना? चलिए, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बर्थडे पार्टी चाहिए? आओ पार्टी देते हैं, आओ पार्टी देते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक, जल्दी से आ जाओ, फिर फटाफट पार्टी दे तुमको। हैंड रिटन नोट्स की डिलीवरी स्टार्ट है, आप सभी साथियों के पास पहुंच रही है एक एक करके। तो थोड़ा सा टाइम लगता है पहुंचने में, बट पहुंच जाती है अंततः, ये तो पक्का है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, जिन भी बच्चों की नहीं है आ जाएगी। सारे सब्जेक्ट की मिलती है, बहुत ही प्यारी सी नोट्स है। आगे देखते हैं, आज हम लोग आपकी अपनी प्यारी सी फिजिक्स की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं भैया? चुंबकत्व और गॉस का नियम पढ़ने वाले हैं। आज समझेंगे क्या? चुंबकत्व और गॉस का नियम समझेंगे। पहले, सबसे पहले आप सबकी एक छोटी सी समस्या, एक छोटी सी प्यारी सी समस्या, छोटी सी समस्या। और वो छोटी सी समस्या क्या है? मैं कहता हूं कि कंफ्यूजन, मैं कहूंगा आपकी कंफ्यूजन है, आप सभी साथियों की कुछ कंफ्यूजन है। मैं उन कंफ्यूजन्स को दूर कर दूं, कुछ कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजन्स को दूर कर दूं। पहला कंफ्यूजन है हुंकार हुंकार रीलोडेड बैच को लेकर के, हुंकार रीलोडेड बैच को लेकर के, है ना? कुछ बच्चों की ढेर सारी कंफ्यूजन है। इन कंफ्यूजन को थोड़ा सा बात कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, इन कंफ्यूजन पे थोड़ा सा बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा मेरी बातें सुन लो, मेरी बातें सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, फिर उसके बाद बातें करते हैं। थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लो, प्यार से, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हुंकार रीलोडेड बैच में ना बच्चों को कई सारी कंफ्यूजन ये थी कि सर जो आपका मेन बैच चल रहा है, मतलब ये वाला जो बैच चल रहा है, हुंकार मेन बैच जो चल रहा है, मेरा वाला, क्या वो मेरा वाला बैच जो है, मेरा वाला बैच क्या नहीं मिलेगा बच्चों को? क्या एक्सेस अलग अलग मिलेगा? तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आप हुंकार रीलोडेड बैच भी लेंगे तो उसमें भी आप जो है हुंकार बैच का एक्सेस होगा। ठीक है, और अगर आप हुंकार बैच में हैं, ऑलरेडी इस बैच में हैं, आप इस बैच में हो, और आपको लगता है कि आप जो है लेट में आए हो, आपका चैप्टर 1 2 3 जो है छूट चुका है, और आप चाहते हो कि हुंकार रीलोडेड बैच में आपका एडमिशन हो जाए, तो आप इजीली इसका एक्सेस भी कर सकते हो।
मतलब आप दोनों क्लासेस साथ साथ देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक क्लास चलेगी तो दूसरी बंद हो जाएगी। बच्चे सोचते हैं ना ये वाली क्लास चलेगी तो वो वाली नहीं चल पाएगी, या वो वाली चलेगी तो ये बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है आपके पास दोनों क्लासेस का एक्सेस होगा साथ साथ, ठीक है, आप दोनों देख सकते हो एट अ टाइम। बट हाँ, नेट का इशू रहता है, लेकिन आप फिर से मैं कहूँगा, जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं हमसे, जितने भी बच्चे नए साथी जुड़े हैं, उनके लिए हुंकार रीलोडेड बैच है। और ये हुंकार रीलोडेड बैच के बारे में थोड़ा सा और मैं जानकारी दे दूं, ये बैच आपको 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक पढ़ाएगा। कितना चैप्टर तक? 1 से लेकर 6 चैप्टर तक ही पढ़ाएगा। ये नया बैच आपके लिए 1 से 6 चैप्टर तक। 6 चैप्टर के बाद क्या होगा सर? 6 चैप्टर के साथ आप मर्ज हो जाओगे मेरे साथ, हुंकार मेन बैच के साथ आप मिल जाओगे वापस से, आप हुंकार मेन बैच के साथ वापस से मिल जाओगे। तो आपका जब पुराना पिछला रिवीजन हो जाएगा ना, तो आप फिर से वापस से कहाँ मिल जाओगे? मेरे साथ आके मिल जाओगे। कब मिलोगे वापस हमसे? जितने भी नए बच्चे हैं वो हमसे कब मिलेंगे? कब मिलेंगे भाई? कौन सी तारीख होगी जब हमसे वापस से मिलेंगे? तो भैया लगता है 15 जुलाई की वो तारीख होगी, जब हमारे नए बच्चे अपना रिवीजन बैच कंप्लीट करके, मतलब अपना पुराना पिछला सब 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक रिवाइज करके हमसे वापस से मेन बैच में मिल जाएंगे। और तब हम लोग साथ साथ मिल करके 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे साथ साथ मिल करके। तब आपका नए बच्चों का सबका 1 से लेकर 6 तक रिवीजन हो चुका होगा, और पुराने बच्चे तब तक जो है, अभी हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, 6 चैप्टर तक कंप्लीट करके हम लोग साथ साथ 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई सारे साथियों को? क्या मेरी बात समझ में आ गई सारे साथियों को कि कैसे सिस्टम है? फिर से एक बार सिस्टम को थोड़ा सा समझ लो, सिस्टम को थोड़ा सा समझ लो। जो हुंकार रीलोडेड बैच है, उसमें जितने भी हमारे अभी के साथी हैं इस बैच में, वो भी जुड़ सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से कुछ एक्सेस लेना पड़ेगा, कुछ फीस देनी पड़ेगी, कुछ नहीं। अभी जो हमारे साथी इस बैच में है, हुंकार बैच में, वो भी हुंकार रीलोडेड में जाके बैच को देख सकते हैं, टीचर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। हुंकार रीलोडेड बैच में कौन पढ़ाएंगे फिजिक्स? तो हुंकार रीलोडेड बैच में उत्कर्ष सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? उत्कर्ष सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। उत्कर्ष सर ऑलरेडी मैं इनको बता दूं, ये आईआईटी जेई वालों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। किनको पढ़ाते हैं फिजिक्स? आईआईटी जेई वालों को फिजिक्स पढ़ाते हैं विद्याकुल में। तो बहुत अच्छी फिजिक्स की फैकल्टी है उत्कर्ष सर, आपके लिए रिवीजन बैच लेकर के आए हैं। रिवीजन बैच, तो आपको रिवाइज कराएंगे, ठीक है। तो उत्कर्ष सर हमारे आपको रिवीजन बैच में बहुत ही प्यार से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई? ओंकार रीलोडेड बैच में टाइम 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 टाइम। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? जिसको कोई कंफ्यूजन हो? टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल का बच्चों का ज़्यादा समस्या है टाइम टेबल का। तो टाइम टेबल का इशू ऐसा है कि 9 से 10:30 जो है, 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी ओंकार रीलोडेड बैच की आपकी। तो 9 से 10:30 जो है ना, आपकी क्लासेस होगी फिजिक्स की सुबह। मुझे फिजिक्स की क्लास की जानकारी है कि जो ओंकार रीलोडेड बैच का टाइम टेबल है, उसमें 9 से 10:30 फिजिक्स होगी। मुझे इतनी जानकारी है, बाकी विषयों की मुझे अभी थोड़ा जानकारी अभी नहीं है, मैंने देखा नहीं टाइम टेबल, बट फिजिक्स वाले की जानकारी मुझे है, ठीक है। 9 से 10:30 आपकी फिजिक्स होगी, मतलब 8 से 9 मेरी हुंकार बैच की क्लास होगी, 9 से 10:30 हुंकार रीलोडेड की क्लास होगी, ठीक है। ठीक है, और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? ऐप पे ही होगी बाबू, ऐप पे ही होगी। और कोई समस्या नहीं है ना जी? और कोई समस्या है? नहीं 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 नहीं। कब से स्टार्ट होगी? आज से स्टार्ट नहीं हो रही, आज से शायद नहीं स्टार्ट हो रही, ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। आज कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से आज से नहीं स्टार्ट हो रही, बट कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी। और कोई समस्या नहीं है? स्टार्ट करें फिर? कल से बैकलॉग की आपकी होमकार रीलोडेड बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सारी समस्या खत्म हो गई? सारी समस्या खत्म, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, पहले मेन बैच के बच्चे जितने भी हैं, जितने हुंकार रिलोडेड में किनको एडमिशन मिलेगा, कौन बच्चे जा सकते हैं? वो बच्चे जा सकते हैं जिनका अभी बेस, जिनका 1 2 3 चैप्टर इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 चैप्टर जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो हमारे साथ बिल्कुल नए नए जुड़े हैं, वो हुंकार रिलोडेड बैच में पढ़िए। और पढ़ करके आप जुड़ जाइए हुंकार रिलोडेड से। अभी आप मेरी क्लासेस को, आपको एक्सेस तो दोनों क्लासेस का रहेगा, मेरा भी रहेगा और इसका भी रहेगा, दोनों का एक्सेस है। बट आप जाइए हुंकार रिलोडेड में पढ़िए, और पढ़ करके कहाँ मिलेंगे हम लोग? 15 जुलाई पे,
15 जुलाई लगभग 15 या 13 14 15 इसी टाइम पे हम लोग फिर से मेन बैच में मर्ज हो जाएंगे और फिर साथ साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो साल भर पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, आपका भाई। ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है जल्दी। ठीक है, चलिए, तो आप सभी की ढेर सारी कन्फ्यूजन थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं। फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन मैं देख रहा था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बता दीजिए। ये याद है कल पढ़ाया था, ये याद है कि नहीं, जल्दी बताओ। कल ये चीज लिखवाई थी, याद है? इतना बताओ अब। हाँ भैया भैया भैया, एक ही टीचर नहीं, दरअसल मैक्सिमम क्लासेस हम लोग की, बहुत सारी क्लासेस है ना, अभी हम लोग का मास्टर बैच भी आ जाएगा तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं, आप जानते हो। ठीक है, फिर मास्टर बैच आएगा, फिर यूट्यूब पर भी क्लासेस रहती है, तो इस समय टाइम का थोड़ा सा इशू था। जो मेन टीचर्स थे हम लोग के 12th वाले, इसलिए IIT JEE के नीट की मैम को बुलाना पड़ा। ठीक है, बायोलॉजी में नीट मैम पढ़ाती हैं, वो आएंगे आपको सीधा बायो पढ़ाने। तो बायो के बच्चों के लिए तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, इन नीट के मैम से आप सीधा पढ़ोगे, है ना। 12th क्लास में कोई मैम नहीं थी, तो आपको आप एक मैम भी मिल गई है। ठीक है, नीट में बायोलॉजी के लिए आप मैम से पढ़ना अच्छे से, है ना। हाँ, और बस फिर हम लोग जल्दी से मिलेंगे जितने नए साथी हैं, जब उनका रिवीजन हो जाएगा, जब रिवीजन हो जाएगा फिर से हम लोग मिल जाएंगे वापस से, और उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। फिर और तेज़ी से, जब हम एक शेर पीछे जब एक कदम पीछे खींचता है, आपको पता है ना, जब शेर एक कदम पीछे खींचता है तो किस लिए पीछे खींचता है? आगे शेर वार करने के लिए। ठीक है, तो वार करेंगे फिर से हम लोग। ठीक है, दहाड़े मारेंगे। स्टार्ट करते हैं। फिलहाल चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जा, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जा, कल हम लोगों ने पढ़ ली थी, बताओ पढ़ ली थी कि नहीं पढ़ ली थी? पढ़ ली थी कि नहीं पढ़ ली थी, बताइए। कल हम लोगों ने क्या यहाँ तक किया था? क्या यहाँ तक ये पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था? ये पूरा फॉर्मूला आ गया था। ये पूरा फॉर्मूला लाने के बाद हम लोगों ने ये चीज लिखा था, इस प्रकार किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लाकर के उस चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ही उस चुंबकीय द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद एक टेबल भी बनाई थी, आपको याद होगा। इसके बाद आपने एक टेबल भी बनाई थी, इसके बाद आपने एनालॉग की एक टेबल बनाई थी, जिसमें तुलना किया था, जिसमें आपने तुलना किया था कि भैया जब हम 1/एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, जब यहाँ पे हम लिखते हैं ना 1/4πε0, जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना 1/4πε0, तो ये किसके बराबर हो जाता है? जब हम चुंबक में जाते हैं, ये क्या होता है? ये आवेशों में पाया जाता है। जब हम आवेशों की बात करते हैं तो आवेशों में कांस्टेंट के रूप में हम इसे लेते हैं, नियतांक के रूप में हम इसे लेते हैं। इसका मान सबको अच्छों को पता है ना, 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9×10⁹ होता है। इसका मान फिक्स है, आवेशों में ये इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम चुंबक में जाते हैं तो चुंबक में क्या होता है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच जो लगने वाला चुंबकीय बल है, उसके लिए जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है वो होता है μ0/4π, और इसका मान पता है ना कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है। तो ये जो है ना μ0/4π जो है चुंबक में इस्तेमाल होता है, और ये किस में इस्तेमाल होता है? आवेशों में इस्तेमाल होता है। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। आवेशों में ना आवेश क्यों इस्तेमाल होता है, और जब हम चुंबक में जाते हैं तो चुंबक में ध्रुव सामर्थ्य m इस्तेमाल होता है। आवेशों में ना जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, उसे हम P से दिखाते हैं, और जब हम चुंबक में जाते हैं तो चुंबक का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है M से दिखाते हैं। ये सब चीजें हमने कल बात करी थी, याद होगा आपको। ये सब चीजें हमने बात करी थी, एक टेबल में हमने बात करी थी, याद है ना आप सभी को? याद है वो टेबल? याद है वो टेबल? तो आपको थोड़ा सा एक टेबल के बारे में बता ही देते हैं, थोड़ा सा टेबल के बारे में चर्चा हो ही जाए। ठीक है, आवेशों की जब हम बात करते हैं तो आवेशों में जब आप फॉर्मूला देखते हो तो आवेशों और चुंबक में कुछ तुलना करी जाती है। एनालॉग यही था, एनालॉग मतलब क्या होता है? तुलना। ठीक है, आवेशों और चुंबक में। ठीक है, अब आवेशों की बात करी जाए तो आवेश में हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? आवेश को दिखाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चुंबक के लिए क्यों की जगह जो है स्मॉल m यानी क्या है? ध्रुव सामर्थ्य। क्या है? ध्रुव सामर्थ्य, या ध्रुव प्राबल्य भी कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य भी कहते हैं। पोल स्ट्रेंथ है ये, पोल स्ट्रेंथ। ये चार्ज है, वो पोल स्ट्रेंथ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? P इस्तेमाल करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। द्विध्रुव आघूर्ण, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके लिए P इस्तेमाल करते हैं, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके लिए M इस्तेमाल करते हैं।
जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2L, आपको याद होगा Q इंटू 2L। 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगर वैद्युत द्विध्रुव है ऐसा माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है? 2L हो, तो फिर हम लिखते हैं P बराबर Q इंटू 2L। लेकिन जब हम चुंबकों की बात करते हैं तो चुंबक में अगर हमारे पास एक चुंबक लिया है हमने और इसका जो द्विध्रुव सामर्थ्य है यानी माइनस एम ये है और प्लस एम ये है, तो इसके ध्रुवों के बीच की दूरी अगर 2L है तो हम लिखते हैं क्या? हम इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है m वो लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें कोई भी एक आवेश ध्रुव सामर्थ्य ले लेंगे स्मॉल m इंटू में 2L ऐसे कर देंगे। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेम फॉर्मूला है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, दोनों सेम सेम लग रहे हैं। बताइए जरा से, दोनों थोड़े सेम सेम लग रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये चीज तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना कल, ये सारी चीजें तो कल लिखा दी थी, कल पढ़ा दी थी, ये सब चीज तो कल लिखा दिया था। फिर उसके बाद एनालॉग समझाया था, आपको याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, जिसमें मैंने तुलना करी थी। तो जो तुलना करी थी मैं वो बता रहा हूँ कि वो कैसे कैसे तुलना हुआ था। रिविजन कर रहा हूँ एक तरीके से, और कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। बैक मत समझो, बैक तो ये सब मैं करा दिया था कल बाबू, ये कल वाला है पूरा। देखो जरा ध्यान से, पन्ना पलटो पीछे अपना कॉपी का, ये सब कल वाला है। मैंने सोचा किसी के आगे थोड़ा सा समझाता चलूँ ना, तो रिवीजन हो जाएगा आपका। तो रिवीजन, आवेश उधर लिया, चुंबक लिया। मैंने कहा कि आवेशों को ना क्यू से प्रदर्शित करते हैं, चुंबक को जहाँ क्यू होता है ना उसकी जगह चुंबक में हम लोग स्मॉल एम लेते हैं, ध्रुव सामर्थ्य लेते हैं जब चुंबक की बात करते हैं। जब हम आवेशों में द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं तो चुंबक में ये लेते हैं। जब हम आवेशों में बल आघूर्ण का इस्तेमाल करते हैं ना, कि जब हम किसी भी आवेश को वैद्युत उसमें क्षेत्र में रख देते हैं, जब किसी आवेश को याद होगा आपको, मान लो क्यू आवेश है, इसको वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं ना, तो इस पर एक बल लगता है। बल कितना लगता है? F = Q इंटू ई बल लगता है। याद है आपको? याद है आपको? किसी भी क्यू आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र ई में रख देते हैं तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल का फॉर्मूला F बराबर QE होता है। उसी प्रकार से अगर किसी चुंबक को किसी चुंबकीय द्विध्रुव में रख देना, किसी चुंबक को अगर मैं किसी चुंबकीय द्विध्रुव में रख दूं जिसका ध्रुव सामर्थ्य चुंबक का स्मॉल m माइनस m और प्लस m है, जिसका ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m और प्लस m है, अगर मैं इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, किसी बी चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, तो इसके ऊपर जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा ना, F = जैसे यहाँ पे Q इंटू ई है, वैसे यहाँ पे स्मॉल m, Q की जगह क्या इस्तेमाल होता है? स्मॉल m इस्तेमाल होता है। और जैसे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आया था, वैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो जाएगा। फॉर्मूला देख रहे हो कितना सिमिलर है? फॉर्मूला देख रहे हो कितना सिमिलर है चुंबक और आवेशों के लिए? जैसे चुंबक का फॉर्मूला होता है वैसे ही आवेशों का फॉर्मूला होता है। ये देख पाए आप? ये देख पाए आप? है ना? अब देखते हैं, आपको एक चीज और बताते हैं। अभी मैंने आपको और चीज बताया था, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल होता है आवेशों में, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये तो मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? इसमें μ0/4 पाई इस्तेमाल होता है, और ये μ0/4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इसमें μ0/4 पाई का इस्तेमाल होता है। μ0 क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या है? वैद्युतशीलता है, ये चुंबकशीलता है। लिख दूं मैं यहाँ पे? μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता। तो निर्वात की चुंबकशीलता है प्यारे बच्चों ये। और यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है प्यारे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए, दोनों का मान पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा और आगे जाते हैं। जब और आगे जाते हैं ना, जो चुंबक और इसमें और आगे जाते हैं, तो और आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक चुंबक स्थित हो मान लो, और यहाँ पे एक दूसरा चुंबक स्थित हो मान लो। ठीक है, इसका जो है ना ध्रुव सामर्थ्य -m है, इसका ध्रुव सामर्थ्य -m इधर है। ठीक है, इधर +m है। अब जरा बताओ, ये दोनों चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? ये दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? बताओ। प्रतिकर्षित करेंगे, बिल्कुल प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का देखिए माइनस माइनस, यानी कि दोनों का साउथ पोल। जो प्लस होता है वो क्या दिखाता है? नॉर्थ पोल को दर्शाता है, और जो माइनस होता है वो साउथ पोल को दर्शाता है। इसी तरीके से ये भी साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना? तो यहाँ पे साउथ पोल एक साथ रखे हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। और जब प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा? वो प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो चुंबक का आधा लंबा यहाँ से सेंटर, आधा सेंटर इधर,
इनके बीच का दूरी अगर हम ले ले r, इनके बीच का दूरी कितना ले ले r ले ले। चुंबक का आधा आधा लंबाइयों से बीच का दूरी अगर हम r ले लें तो हम यहाँ पे जो इनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्मॉल m, इसका ले लेते हैं चलो m1, इसको m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोल देते हैं। दो अलग अलग चुंबक हमने ले लिया। चलो एक चुंबक था इसका ध्रुव सामर्थ्य m1 माइनस m1 प्लस m1 है, एक दूसरा चुंबक है जिसका ध्रुव सामर्थ्य m माइनस m2 प्लस m2। एक चुंबक है जिसका ध्रुव सामर्थ्य माइनस m1 प्लस m1 है, एक दूसरा चुंबक है जिसका ध्रुव सामर्थ्य माइनस m2 प्लस m2 है। दो चुंबक पास पास रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को क्या मारेंगे, धक्का मारेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का साउथ पोल सामने रखा हुआ है। दोनों के बीच की दूरी अगर मैं r ले लूं, और लेकिन दोनों के बीच की दूरी हम कहां से लेते हैं, केंद्र से लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से नहीं लेते, ध्रुवों से नहीं लेते, केंद्र से लेते हैं। वास्तव में आप ध्रुवों से ले सकते हो, बट यहाँ पे कोशिश करी जाती है चुंबक अगर छोटा होता है तो केंद्र से दूरी ली जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो यहाँ पे लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होता है, जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होता है, वो प्रतिकर्षण बल F वास्तव में दोनों ध्रुवों सामर्थ्यों के अनुक्रमानुपाती है गुणनफल के, दोनों ध्रुव सामर्थ्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे आपने चुंबक में आवेशों में पढ़ रखा होगा, आपने आवेशों में पढ़ रखा है ना, आवेशों में पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, बताइए। कि मान लो कि कोई एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, पहले आवेश का परिमाण q1, दूसरे आवेश का परिमाण q2, और दोनों के बीच की दूरी अगर r हो तो दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है F वो निर्भर करता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, माने q1 q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। वैसे ही यहाँ पे दोनों के ध्रुव सामर्थ्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है इनके बीच लगने वाला बल। इसमें दूसरा चीज क्या पढ़े थे कूलम में, कूलम का नियम बताओ, दूसरा चीज क्या पढ़े थे, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, दोनों चुंबकों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इस फॉर्मूले को लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये लिखते हैं। और इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों समीकरणों से मिलकर के, ये अंश में और ये हर में, तो क्या बन जाएगा m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। ऐसे साथ साथ देखते हैं, मैं लिखते चल रहा हूँ, साथ साथ में देखिए लिखते चल रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करते। जब इसको हम बराबर करते हैं अनुक्रमानुपाती चिन्ह से तो यहाँ पे आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही तो है कूलम का नियम, आपको याद होगा, यही है ना कूलम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ये है। अब देखिए दो चुंबकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब इसको बराबर करिएगा ना, यहाँ आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन में, क्योंकि 1/4πε0 की जगह कौन आता है, देखिए 1/4πε0 की जगह कौन आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4πε0 की जगह पे यहाँ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, बाकी m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आया, ये वैद्युत का कूलम नियम और ये चुंबक का कूलम नियम। वैद्युत का जो कूलम नियम है और चुंबक का कूलम नियम है, कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से, समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया सर, लिखना था नहीं, अभी लिखना कुछ नहीं है, बस अभी समझना है, ठीक है, अभी समझना है, लिखने वाला काम मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, पहले समझने वाला काम समझ लो, ठीक है, समझने वाला काम समझ लो, फिर मैं लिखा दे देता हूँ, परेशान नहीं हो। तो पहले देखो क्या मैंने कहा बाबू, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, शायद आपने इसे नहीं पढ़ा है। कौन से बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता, कौन कौन से बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता, पहले तो हाथ उठाओ, ये वाले बच्चे, वो वाले बच्चे हाथ उठाओ जिनको ये नहीं पता, ऐसे थम्सअप करना है, थम्सअप करना है जिनको ये नहीं पता, जिनको ये नहीं पता वो थम्सअप करो, पहले ऐसे थम्सअप करो। जिनको ये नहीं पता बाबू थम्सअप करो पहले, नहीं कर रहे थम्सअप, हम मान लें सबको पता है, जिनको ये नहीं पता वो थम्सअप करो बाबू जल्दी से। तो हम फिर मान लेंगे सबको पता है। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बाबू, देखो होता क्या है ना, कूलम नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया था, कूलम नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया था कि अगर कोई आवेश यहाँ Q1 है, कोई आवेश यहाँ Q2 है,
और दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? r दूरी पर। तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा ना, बल जो इनके बीच बल लगेगा, ये बल दोनों प्रकृति का हो सकता है, चाहे आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण। ध्यान से बता रहा हूँ बाबू, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, नहीं सुनोगे तो घंटा नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। दो रास्ते नहीं होते पढ़ाई में, सिर्फ एक ही रास्ता होता है, ध्यान दिया तो आएगा, नहीं ध्यान दिया तो नहीं आएगा, ठीक है। एक ही रास्ता होता है यहाँ पे, दो रास्ते होते ही नहीं है कि मन लगा के बैठे या ना बैठे आ जाएगा समझ में, नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है। ये कहानी है ये नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कहानी बना के आपको समझा दूँ ताकि आ जाए, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तब भी वो भी नहीं आएगी। ध्यान से सुनो मेरी बात को, यहाँ पे एक Q1 आवेश, यहाँ पे एक Q2 आवेश, दोनों के बीच की दूरी r है। तो अगर इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होगा सर? अगर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो दोनों में आकर्षण होगा, और अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों आवेश अगर धनावेश है तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये प्रतिकर्षण या आकर्षण जो बल है वो कितना होना चाहिए? तो वो बल वास्तव में निर्भर करता है, अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब समझते हैं, निर्भर करता है, मतलब इसका परिमाण ले लीजिए, इसका परिमाण ले लीजिए और दोनों को गुणा मार दीजिए, ठीक है। अच्छा, और दोनों के बीच की जो दूरी है ना r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का वर्ग करेंगे और उसको व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे, दूरी का वर्ग करेंगे, दूरी का वर्ग करेंगे और उसको उल्टा लिख देंगे, मान बटे में लिख देंगे और उसको व्युत्क्रमानुपाती लिख देंगे, व्युत्क्रमानुपाती लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोनों रिलेशन को साथ साथ लिखूं कि भैया ये तो अंश में है Q1 Q2 और ये क्या है नीचे हर में है r स्क्वायर, ऐसे करके जब हम बराबर करेंगे इसे, जब हम इसे बराबर करेंगे ना, क्योंकि अभी तो अनुक्रमानुपाती रिलेशन है, इसका मतलब बराबर थोड़ी ना होता है। अगर ये दोनों निर्भर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि इसको मुझे किसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा तब जाके ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक कांस्टेंट से गुणा करते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ऐसे k ले लेते हैं कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट k का वैल्यू होता है 1/4πε0, इस k का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0, तो f बराबर कितना आता है 1/4πε0 हो जाता है, और क्या होता है Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये हो जाता है, ये हो जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात, इतनी बात सबको समझ में आया? k की जगह ही लिखते हैं 1/4πε0, k की जगह लिखते हैं 1/4πε0, ये तो आवेशों में कूलॉम का नियम है, आवेशों में कूलॉम का नियम। इसी प्रकार से चुंबक में लिया जाता है, इसी प्रकार से चुंबक में लिया जाता है कि भैया दो चुंबक रखे हों, एक का ध्रुव सामर्थ्य -m, दूसरे का ध्रुव सामर्थ्य यहाँ पे +m भी हो सकता है, -m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के इसका m1 m2 बोल देते हैं, इसका +m1, इसका एक तरफ का ध्रुव सामर्थ्य +m1, इसका -m1, ठीक है। इसका ले लेते हैं +m2 और इसका ले लेते हैं -m2, ठीक है। दो चुंबक है पास पास रखे हुए हैं, अगर दोनों के बीच की दूरी को अगर हम r बोल दें, दोनों के बीच की दूरी को r बोल दें, दोनों चुंबकों के बीच की दूरी को, ठीक है। औसत दूरी यहाँ ली जाती है चुंबकों की, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे जो बल लगेगा F, जो बल लगेगा F दोनों चुंबकों के बीच में, अभी कैसा बल होगा? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे +m2 है, यहाँ पे -m1 है, तो यहाँ पे आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा, आकर्षण करेगा एक दूसरे को, लेकिन वो बल होगा कितना, कितना बल होगा, परिमाण में कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम? तो वो बल जो होगा निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा? जैसे देखिए यहाँ पे जो बल था वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था, इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ध्रुव सामर्थ्य इसका m1, ध्रुव सामर्थ्य इसका m2, दोनों ध्रुव सामर्थ्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था ना चार्ट में, देखिए चार्ट में मैंने बताया था ना कि आवेशों में Q और इसमें ध्रुव सामर्थ्य m, जो इसमें Q होता है वही उसमें m इस्तेमाल होता है, बस Q की जगह m लगता है, यही चीज तो मैंने बताई थी आपको ना, Q की जगह m लगता है। तो यहाँ पे जहाँ पे Q इस्तेमाल हुआ है Q1 Q2, वहाँ पे यहाँ पे m1 m2 हो जाएगा, बस सिंपल है। और यहाँ पे क्या होगा, दूरी की तो दूरी ही रहेगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ऐसे करके r स्क्वायर, इन दोनों से जब फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला निकल के आता है m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। जब बराबर करते हैं इसे, जब बराबर करते हैं तो यहाँ पे आएगा μ0 अपॉन में 4 पाई, कितना आएगा μ0 अपॉन में 4 पाई आएगा, और क्या आएगा m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर है। बताइए क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या मेरी अब इतनी सी बात समझ में आ गई? रिपीट कर दिया हूँ, अब मत रिपीट करना, रिपीट तो कर दिया हूँ जी, रिपीट तो कर दिया हूँ ना, रिपीट तो कर दिया हूँ। चलो ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। ये कल का था, ये कल का था एनालॉग में।
अभी आपको इसमें से कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है, परेशान मत हो कि सब ये सब लिखना है सर, लिखना नहीं है ये सब, बस अब समझना था आपको, समझ लिए ना, समझ लिए कि नहीं समझ लिए, बताओ बस, इतना इतना समझ में आ गया ना, लिखना नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। अब लिखना क्या है वो देखो, अब लिखना क्या है वो देखो, ठीक है, अब लिखना क्या है वो देखो, देख लो ध्यान से, चलो अब लिखना क्या है वो देखो। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, स्थितिज ऊर्जा की विभिन्न स्थितियां, स्थितिज ऊर्जा की विभिन्न स्थितियां, स्थितिज ऊर्जा की विभिन्न स्थितियां, ऐसे हेडिंग डालो, विभिन्न स्थितियां, स्थितियां, सारे बच्चे हेडिंग डालिए फटाफट, जल्दी जल्दी हेडिंग डालिए, जल्दी 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 हेडिंग डालो कॉपी में, आज 9:30 बजे तक की क्लास है, आज 9:30 बजे तक की क्लास है, जल्दी जल्दी हेडिंग डालिए, कोई छुट्टी नहीं बोलेगा, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना है आप सभी को, आज आप सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना है। बायोलॉजी, बायोलॉजी कैसे चलने लगा, थकल बायोलॉजी, ये क्या चल रहा है, रिपीट उपीट सब हो जाएगा, परेशान ना हो, पहले आप सबको थोड़ा सा पढ़ना है, पहले नोट हेडिंग डालो कॉपी में, कॉपी में हेडिंग पढ़नी चाहिए, फालतू बकैती नहीं। बायोलॉजी कल चली थी, आज नहीं चलेगी बायोलॉजी, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो अब हेडिंग डाल लिए ना, अब लिखना स्टार्ट करो, फिर फटाफट फटाफट डालो, हेडिंग डाल लिए तो लिखना स्टार्ट करो, अब आज से अभी की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आज अब मूड बन चुका है, अब मूड बन चुका है पढ़ाने का, आधे घंटे से मूड बना रहा था, बन नहीं रहा था, आप सोच रहे होगे सर आधे घंटे से कर क्या रहे थे, मूड बना रहे थे यार, नहीं बन रहा था, ठीक है, अब बन चुका है मूड, अब पढ़ाएंगे, अब कह रहे हो छुट्टी, अब छुट्टी थोड़ी देंगे, अब तो मूड बनाया पढ़ाने का ठीक है। देखो, तो स्थिति ऊर्जा की विभिन्न स्थितियां, तो पहले क्या करना है, पहले देखिए मैंने कल क्या लिखा था, मैंने कल क्या लिखा था भाई साहब, स्थिति ऊर्जा के बारे में कल क्या लिखा था, आपको याद है, कल देखिए थोड़ा सा मैंने क्या लिखा था स्थिति ऊर्जा के बारे में, इसको देखो क्या लिखा था, किसी चुंबक क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाकर किसी द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य ही चुंबकीय द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या ये लाइन समझ में आई थी, क्या ये लाइन समझ में आई थी, आपका आंसर होगा सर नहीं आई थी, समझ में नहीं आई थी तो बताना चाहिए था ना जी, नहीं आई थी, मैं समझा देता हूं ना क्या है ये लाइन, अब इसकी स्थितियां जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसकी स्थितियां जब करेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, परेशान नहीं हो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इसकी स्थितियां करेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है, चलो चलो चलो, इसकी स्थितियां करेंगे सब समझ आ जाएगा, ध्यान से देखो, अभी तो मूड इंजन अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो इंजन स्टार्ट हुआ है जी, अभी तो मोटर चलेगी, चलिए 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 चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बना लिया, क्या बना लिया भाई साहब, एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया, या सॉरी चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है बी। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए ये चुंबक है, मान लीजिए ये चुंबक है, मान लो यार चुंबक है ये, मान लो चुंबक है, चलो सर मान लिया चुंबक है, अब इस चुंबक को ना चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे लाओ, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लाना है, देखो चुंबकीय क्षेत्र में कैसे लाना है, ऐसे लाना है, ऐसे, ये कैसी स्थिति होगी, ये कैसी स्थिति होगी, लंबवत स्थिति, कैसी स्थिति होगी बताओ जल्दी से, लंबवत स्थिति होगी, तो चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लाना है और ला करके किसी भी डिग्री थीटा कोण पर घुमा देना है, फिर से सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लाना है, 90 डिग्री पर लाना है और ला करके फिर उसे थीटा एंगल पर घुमा देना है, तो जितना घुमाने पर हमें कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे हम इस चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लाए और ला करके इसको थीटा एंगल पे घुमा दिए, रख दिए, तो थीटा एंगल पर घुमाने में हमें जो कार्य करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ा वो कार्य ही इसमें ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया, संचित हो गया, स्टोर हो गया,
नहीं समझे? 90 डिग्री पर लाए, थीटा कोण पे घुमा दिए, 90 डिग्री पर लाए चुंबकीय क्षेत्र में, थीटा कोण पे घुमा दिए। जो काम करना पड़ा वो काम ही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? इस चुंबक की क्या कहेंगे? हे चुंबक, तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा वही है। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर, आ गया। तो भाई साहब कल फॉर्मूला लिखे थे, कल फॉर्मूला निकाले थे, u बराबर एम बी कितना आया था? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आया था फॉर्मूला। बताइए जल्दी से सारे बच्चे, बताइए कल ये फॉर्मूला आ गया था, ये फॉर्मूला आ गया था ना। इस फॉर्मूले के बाद जरा सा ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले में अगर एक बार हम पहले क्या लाए? चुंबक को 90 डिग्री लाएं ऐसे क्षेत्र में, चुंबक को क्षेत्र में पहले तो 90 डिग्री लाएं, ऐसे लेकर के आए 90 डिग्री, तो लंबवत अगर लेकर के आएंगे तो यहाँ जो है थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा? बताइए। थीटा 1 बराबर मतलब पहली स्थिति जो है इसकी, जब अगर 90 डिग्री इसको लाए हो तो इसकी पहली स्थिति तो 90 डिग्री हुई ना क्षेत्र के साथ। क्षेत्र के साथ कितना एंगल पर बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, तो पहली इसकी स्थिति 90 डिग्री हुई। उसके बाद इसको कितने एंगल पे घुमा रहे हो? क्षेत्र में, क्षेत्र में कितने एंगल पे घुमा रहे हो? कोई भी एंगल ले लो, थीटा एंगल, कोई भी एक एंगल थीटा एंगल ले लो। तो यहाँ पे हमने कहा कि भैया 90 डिग्री लाने के बाद इसको थीटा एंगल पे ऐसे करके घुमा दिया, 90 डिग्री पे लाए और फिर इसको थीटा एंगल पे ऐसे घुमा दिए, तो इतना घुमाने में जितना काम करना पड़ा वो कमवय के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जिसे कहेंगे इस चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, तो थीटा 2 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री ला करके थीटा घुमा दिया, 90 डिग्री ला के थीटा घुमा दिया, तो 90 डिग्री लाए और थीटा 2 बराबर मतलब अंतिम जो अब कोण है, प्रारंभिक कोण इसमें 90 है, अंतिम कोण कितना है? थीटा है। प्रारंभिक कोण 90 था, अंतिम कोण थीटा, तो थीटा। अब यहाँ पे तब जो कार्य होगा वो कार्य बराबर क्या कहलाएगा? वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ध्यान से देखिए, वो कार्य क्या कहलाता है? वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। u बराबर एम बी और यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा 1, थीटा 1 की जगह लिखिए 90 डिग्री, थीटा 1 की जगह लिखिए 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 की जगह रखिए थीटा, थीटा 2 की जगह क्या रखिए? थीटा रखिए, तो कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए सर, कॉस थीटा हो जाएगा। अब u बराबर कितना हो जाएगा? एम बी, कॉस 90 की वैल्यू कौन बच्चा जानता है? कॉस 90 की वैल्यू कौन बच्चा जानता है? 0 होता है, माइनस में कॉस थीटा। अब 0 में से कॉस थीटा घटाइएगा, कितना आएगा? माइनस का कॉस थीटा आएगा, कितना आएगा? माइनस का कॉस थीटा आएगा, u बराबर। अब यहाँ से जब यहाँ से माइनस गुणा कर दीजिएगा कॉस थीटा, तो u बराबर कितना आ जाएगा? u बराबर आएगा माइनस का एम बी कॉस थीटा, कितना आ जाएगा? बताइए, समझ में आया सारे साथियों को? यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बताइए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को यहाँ तक आया? मैंने क्या किया, मैं पहले 90 डिग्री इसको क्षेत्र में लाया हूँ, इस चुंबक को पहले मैं चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री लाया हूँ और फिर मैंने इसको थीटा एंगल घुमाने में जो काम किया है वो काम ही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब आप पूछोगे क्या सर 90 डिग्री लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा। 90 डिग्री इसको क्षेत्रवा में लाते हैं ना तो कौनो काम नहीं करना पड़ता, काम जीरो। तो चुंबक को 90 डिग्री इसलिए लाया गया क्योंकि 90 डिग्री लाने में इसको कमवे नहीं करना पड़ा, बस इसको थीटा एंगल घुमाने में काम करना पड़ा। ठीक है, तो वो काम इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए कार्य जो W था वो ऊर्जा बन गया। देखो U माने यहाँ ऊर्जा नहीं है, U माने पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर एम बी कॉस थीटा 1 की जगह 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री लाए थे और फिर थीटा घुमा दिए, यानी अंतिम कोण इसका थीटा है, प्रारंभिक कोण इसका 90 था। ठीक है, तो यहाँ से 90 माइनस थीटा, थीटा 1 की जगह 90, थीटा 2 की जगह थीटा, कॉस 90 जीरो हो गया, कॉस थीटा थीटा रखिए, 90 जीरो में से कॉस थीटा घटाइएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, जीरो में से कोई चीज घटाएंगे तो माइनस है ना, आ जाएगा। अभी ये वैल्यू लिख दीजिए। अब इसको लिखिए सदिश रूप में, यहीं लिखिए सदिश रूप में अगुवय, या नीचे जगह हो तो नीचे लिख दीजिए, मेरे पास आगे जगह है। तो सदिश रूप में अगर आप इसे लिखिएगा ना तो सदिश रूप में आप इसे ऐसे लिखते हैं, u बराबर माइनस का m वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसे करके m वेक्टर और b वेक्टर का जो डॉट गुणन होता है, अदिश गुणन होता है, वही बनाता है हमारा u। तो ये सदिश रूप हो गया इसका।
क्लास पे ध्यान दो, समझिए एक विलन कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्लास पे ध्यान दो। और रिपीट मैं कर दिया हूँ, रिपीट मैं कर चुका हूँ, 2 बार रिपीट कर दिया हूँ बाबू, नोट कर लो कॉपी में, जल्दी से करो तो नेक्स्ट आए, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी कॉपी में नोट होना चाहिए, जल्दी जल्दी नोट करो कॉपी में, जल्दी। हो गया फटाफट। ये फॉर्मूला कल ला दिए थे, इसी फॉर्मूले के आगे प्रूफ किया है पूरा कि भैया थीटा 90 डिग्री पर लाए, 90 डिग्री पर लाने में कोई काम नहीं करना पड़ता, 90 से इसको थीटा एंगल घुमाने में काम करना पड़ा, वही कमवय इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जिससे हम इस चुंबक की क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। 90 लाए थीटा घुमाए, 90 लाए थीटा घुमाए, प्रारंभिक कोण 90, अंतिम कोण थीटा, ठीक है, थीटा 1 90, थीटा 2 थीटा, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। अब इसको सदिश रूप में इस तरीके से लिखते हैं, सदिश रूप में इस तरीके से लिखते हैं। हो गया। आज सेंचुरी है बिल्कुल, आज सभी आप सभी को पता होना चाहिए, आज मेरी 100वीं क्लास है, आज हुंकार बैच की 100वीं क्लास है, 100th क्लास। इसके लिए पहले तालियां हो जाए, इसके लिए पहले तालियां हो जाए कि 100th क्लास है आज। हाँ, आज मेरी 100वीं क्लास है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 100वीं क्लास तक बने रहे, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे। बाबू ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे समझते चलना है, पढ़ते चलना है, ठीक है। इतना हो जाए ना, इतना हो जाए तो बताना। अब इतना हो जाए तो पहली कंडीशन हेडिंग डालना, पहली डालना हेडिंग, पहली हेडिंग डालना, नंबर 1 हेडिंग, नंबर 1 हो गया सबका ना। हेडिंग डालिए पहला नंबर, पहला नंबर डालिए, ठीक है। यदि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब इसका क्या मतलब हुआ, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में ही, चुंबकीय क्षेत्र में ही इस चुंबक को जो ला रहे हो ना, इसको देखिए यहाँ पे थीटा बराबर अगर 0 रख दे तो ये जो स्थितिज ऊर्जा आई है ना, यहाँ पे अगर थीटा बराबर 0 रख दे तो क्या होगा, मतलब इसको 90 डिग्री लाए और ला करके ऐसे घुमा के बिल्कुल ऐसे कर दिए, बेड़ा बेड़ा कर दिए। 90 लाए और इसको ला करके ऐसे बेड़ा बेड़ा घुमा के कर दिए, मतलब एकदम समांतर करके रख दिए। समांतर करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री एंगल बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा। आप समझ पा रहे हैं ना, इसको 90 डिग्री लाए और ला करके ऐसे बिल्कुल ऐसे समांतर कर दिए, 0 डिग्री एंगल तभी ना बनेगा, ऐसे ही तो 0 बनेगा ना भाई, कोई एंगल नहीं बन रहा। अगर जैसे ही थोड़ा सा भी ऐसे होगा तुरंत एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री हो गया। फिर 10 120 130 140 ऐसे ही एंगल बनता है, बताइए, ऐसे ही ना एंगल बनता है, ऐसे ही ना एंगल बनता है। लेकिन अगर लाए 90 घुमा के ऐसे तिरछा कर दिए, 0 डिग्री कर दिए, तो 0 डिग्री कर दे तो फिर क्या होगा, 0 डिग्री घुमा के कर दे तो माने चुंबक हमारा ऐसे लेटा रहेगा इसमें, यहाँ पे जो हमारा साउथ पोल होगा ना, साउथ पोल जो होगा और जो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल का डायरेक्शन में स्मॉल कैपिटल एम का दिशा होता है और बी का डायरेक्शन भी वही हो। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की दिशा में कैपिटल एम यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है, और बी का डायरेक्शन यानी बाह्य जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी की दिशा में हम इसको ऐसे लेटा दे, यानी बी और एम के बीच में 0 डिग्री एंगल बन जाए, ऐसे लेटा दे चुंबक, चुंबक ऐसे लेटा है। चुंबक अगर लेटा दे ला करके क्षेत्र में, तो फिर जो स्थितिज ऊर्जा होगा, तब स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा बताइए, तब स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तब स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो कितना हो जाएगा, बता सकते हो कितना हो जाएगा। U बराबर जो फॉर्मूला है वो कितना आया है, माइनस का एम बी कॉस थीटा ना आया है, यही ना फॉर्मूला आया है, माइनस का एम बी कॉस थीटा। बताइए, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़िए ना जी, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़िए। U बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा आया है। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं थीटा की जगह 0 डिग्री उठा के पुट कर दूं, यानी चुंबकवा को ऐसे ला करके लेटा दे ऐसे करके, ये चुंबके है मेरा बेचारा लेट गया है, यहाँ पे m का डायरेक्शन किधर है, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका दिशा किधर है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की दिशा में होता है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे लेटाए। अगर ऐसे लेटाएंगे ना तो थीटा बराबर अगर 0 डिग्री रख देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एम बी और कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का एम बी यू बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए यह द्विध्रुव की, यह द्विध्रुव की, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, अवस्था कहलाती है, अवस्था कहलाती है। बात समझ में आ गया, या द्विध्रुव की क्या कहलाती है, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है।
तो अगर आपसे कोई पूछे स्थायी संतुलन की अवस्था में 4 ऑप्शन दे दे, अगर आपसे बहुविकल्पी में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, स्थायी संतुलन की अवस्था में बताइए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कौन सी है, पहला नंबर आपसे कह दे U बराबर -mb, दूसरा नंबर कह दे आपसे U बराबर 2mb, U बराबर 2mb ऐसे कह दे, या तीसरा नंबर आपसे कह दे 0, तीसरा नंबर कह दे 0, और चौथा नंबर कह दे आपसे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा जी? संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन की अवस्था। 4 ऑप्शन दे करके बोल दे कि स्थायी संतुलन की अवस्था बताइए द्विध्रुव की कौन सी होगी, तो आपका ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन होगा, U बराबर -mb। जीरो मत मार दीजिएगा, जीरो मार दोगे तो आंसर वो नंबर वो जीरो हो जाएगा। जगह जगह मुझे पता है, देखते ही मान जीरो मारते हो। है ना? तो स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, स्थायी संतुलन मतलब समझ गए हैं, लेट गया है बेचारा। अब अगर लेट गया है तो उठने का मन करेगा क्या इसका? संतुलन में चला गया है, अभी लेट गया तो सो जाएगा, ये चाहेगा कि लेटे ही रहे, है ना? इससे फिर उठना थोड़ी ना चाहेगा। एक बार इंसान लेट जाता है तो फिर उसका उठने का मन करता है। तो जब भी आप ऐसा देख लो ना कि चुंबक लेट जाए 0 डिग्री एंगल बना करके, तो वो स्थायी संतुलन पे चला गया है, ठीक है? अब वो सोना ही चाहता है। चलिए अब दूसरा स्थिति देखिए, दूसरा स्थिति इसका देख लीजिए, फिर खत्म करें स्थिति। दूसरा स्थिति देखिए जल्दी से। दूसरा स्थिति इसका ये है, यदि थीटा जो है ना एंगल, यदि थीटा एंगल जो है 180 डिग्री हो जाए, तब 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री हो तब 180 डिग्री थीटा हो जाए तब स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा बताइए? स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो कितना हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा U बराबर आप लिखिएगा माइनस का mb cos थीटा, तो फॉर्मूला है ना जी, लेकिन cos थीटा की जगह कितना रखिएगा बताइए? cos थीटा की जगह कितना रखिएगा? 180 डिग्री हो तब क्या कहलाएगा? अभी तो ये ऐसा है ना, अभी तो ये ऐसा है कि भाई ऐसा है, अभी तो ये 0 डिग्री पर है, अगर 180 डिग्री हो तब क्या कहलाएगा? यहाँ पे आप फॉर्मूला में रखिएगा U बराबर माइनस का mb cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा cos 180 डिग्री का वैल्यू बताएगा? हमें सिखाया हूँ निकालना, बहुत मार मारेंगे, बता देना जानते थे। 1 होता है, पक्का 1 होता है, पक्का 1 होता है, झूठ तो नहीं बोल रहे। -1, वेरी गुड, -1, ठीक 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 ठीक। 1 नहीं होता बाबू, ठीक है? तुमको ग्राफ से निकालना सिखाए थे, भूल गए क्या? ग्राफ से निकालना सिखाए थे, भूल जाते हो? हाँ, याद रखा करो ये सब छोटी छोटी चीजें, ठीक है? यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे किया ये गया है कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, अब उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को ऐसे घुमा के रखा गया है। देखिए कैसे घुमा के रखा गया है, चुंबक को कैसे घुमा के रखा गया है वो देखिए आप। देखिए चुंबक को घुमा के कैसे रखा गया है। चुंबक का जो यहाँ पे 2 पोल होता है ना, 2 पोल होता है, उसमें घुमा के इसको इधर कर दिया गया। मतलब जो नॉर्थ पोल अभी इधर देख रहा है ना, इसको घुमा के इसे उल्टा कर दिया गया। अब नॉर्थ पोलवा हमारा इधर आ गया और साउथ पोलवा इधर आ गया, माने चुंबकीय क्षेत्र बी का डायरेक्शन तो इधर से इधर है, लेकिन एम का डायरेक्शन यानी साउथ से नॉर्थ होता है। एम का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? साउथ से नॉर्थ। एम का डायरेक्शन इधर है, मतलब समझे? चुंबक जो अभी बेचारा ऐसे लेटा था, ऐसे लेटा था, उसको घुमा के ऐसे कर दिए। बात समझ में आ रहा है? जो अभी साउथ से नॉर्थ एम का डायरेक्शन, एम का डायरेक्शन किधर होता है चुंबक में? आपको बताए थे ना कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ एम का डायरेक्शन होता है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है ना, ये बताए थे आपको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ था बिल्कुल, तो जिधर तरफ बी की दिशा था उधर तरफ ही एम का दिशा, मतलब जिधर तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर तरफ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का भी दिशा था। ये तो सही था, तभी तो इनके बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा था, एम और बी के बीच में। लेकिन यहाँ पे एम और बी के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है भाई। आपने इसको चुंबकवा को ऐसे घुमा के रख दिया, नॉर्थ पोल उधर चला गया, साउथ पोल इधर चला गया। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की दिशा में अगर एम का डायरेक्शन है तो एम का डायरेक्शन तो उधर आ गया, बी का डायरेक्शन इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर है, चुंबकवा इसे घुमा दिए ना, चुंबकवा इसे घुमा दिए। बात समझ में आ रहा है ना? एम और बी का डायरेक्शन किधर किधर है, कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में? एम और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? आपका ऑप्शन होगा सर 180 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल। एम का डायरेक्शन इधर, बी का डायरेक्शन इधर, 180 डिग्री एंगल, ठीक है? बात समझ में आया? cos 180 का वैल्यू कितना? cos 180 का वैल्यू कितना जी? कौन बच्चा बताएगा cos 180 का वैल्यू?
सब तो बता ही दिए हो। u बराबर कितना होगा, माइनस का एम बी कॉस 180, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आप बता चुके हो माइनस का 1, तो माइनस का एम बी इंटू में माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का एम बी। यह द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है। यह द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी की अवस्था, अस्थायी संतुलन, चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। कैसी अवस्था कहलाती है, अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। कैसी अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। 1 मिनट रुक जाओ, अगर बैक करना है तो। अवस्था कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। बात खत्म भाई साहब, बात खत्म भाई साहब। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा देखिए, इसको देख लीजिए, फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी 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 जल्दी। राजा बाबू को छुट्टी चाहिए, राजा बाबू को छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन है ये राजा बाबू? हो गया सर, हो गया हो गया हो गया, सबका हो गया। भैया पार्टी दीजिए। पार्टी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पहले नोट कर लो, पढ़ाई करने वाले बच्चे पहले पढ़ाई करो, फिर उसके बाद पार्टी वार्टी बाद में। पहले पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई करें, फिर उसके बाद पार्टी वार्टी बाद में होती रहेगी यार। हाँ हो जाएगी। फिजिक्स पेपर, ये फिजिक्स पेपर कौन लिख रहा है जी? चलो हो गया सबका, सबका हो गया, जल्दी बताइए, सबका हो गया यहाँ तक? यहाँ तक सारे साथियों का हो गया। यह द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। इसको अस्थायी क्या कहते हैं भैया? अस्थायी क्या कहते हैं? इस स्थिति में इसको अस्थायी क्या बोला जाता है? अस्थायी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी, अगर मैं इसको उंगली कर दूंगा ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी उंगली कर दूंगा ना, तो ये पता है क्या करेगा? ये पता है क्या करेगा? घूम के वापस से वहीं पहुंच जाएगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, इसको ऐसे जबरदस्ती लिटाया गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे उंगली करूँ ना, ऐसे थोड़ा सा भी बल लगा दूंगा ना, ये घूम के वापस से अपनी पुरानी स्थिति में चला जाएगा। इसलिए इसको अस्थायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी है तुम, ठीक है, अस्थायी है तुम। अगर थोड़ा सा भी अगर उंगली किया ना, हल्का सा भी बल लगा दिया ना, ऐसे घूम के वापस वहीं पहुंच जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। इसलिए इसको अस्थायी संतुलन बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? बताइए, समझ में आ गया ना? आगे देखिए, आगे देखिए। अरे ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। पुनः तीसरा नंबर स्थिति देखिए, तीसरा नंबर, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा भाई? थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताइए? तो स्थितिज ऊर्जा कुछ नहीं होगी, तो स्थितिज ऊर्जा कुछ नहीं होगी। कैसे कुछ नहीं होगी? u बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, और थीटा की जगह अगर आप 90 डिग्री रख देंगे, माइनस एम बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बताइए, सॉरी 90 डिग्री लिखना था, सॉरी 90 डिग्री। अगर थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा u बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पे u बराबर कितना हो जाएगा? कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 से गुणा किया तो सब 0, यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। और इसमें डायग्राम क्या बनाओगे? इसमें डायग्राम बहुत सिंपल से बनाओगे। डायग्राम सबका बनाना है, बिना डायग्राम बनाए अगर काम किए तो पिटाई हो जाएगी। डायग्राम बनाए काम करोगे बिना तो फिर नंबर ही नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर को समझ में भी तो आना चाहिए आप कर क्या रहे हो आखिरकार। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल, इधर हमारे पास साउथ पोल। अगर इस तरीके से आपने इसको ऊपर नीचे रख दिया है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल को, और आप चाहते हो साउथ से नॉर्थ जो हमारा एम का डायरेक्शन है उधर हो जाए और बी का डायरेक्शन इधर हो जाए, दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। बी का डायरेक्शन उधर है, चुंबक को आपने बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री खड़ा कर दिया। जो अगर चुंबक को आप अगर 90 डिग्री खड़ा कर देते हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? कहोगे सर 0 डिग्री। बताओ जल्दी से। अब ये कौन लड़का है जो नशा करके आया और कह रहा है दारू बहुत बुरी चीज होती है? ये सब क्या कर रहे हो जी? पागल हो गया, फालतू की बातें करते रहते हो। कलसिया में थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दिया करो, जो लिखाया करें लिखा करो, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते हो, बाकायदी करते रहते हो।
दुनिया भर की बातें आती रहती है। देखो पहला कंडीशन 0 डिग्री रखो, दूसरा कंडीशन 180 डिग्री रखो, एक बार स्थायी संतुलन देख लिया, एक बार अस्थायी संतुलन देख लिया, फिर उसके बाद तीसरा कंडीशन 90 डिग्री। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3, मैं कह रहा हूं ना 1 2 3, 3 बार बोल दिया 1 2 3। अब आगे लिखो, आगे करो, इसको करो खत्म करो, इसको करो खत्म करो, नेक्स्ट इसको देखो खत्म करो। 1 2 3 हो गया सबका? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हो गया सबका? जल्दी बताइए, हो गया सबका? 1 2 3, 1 2 3। राधिका हुआ, शिल्पी हुआ, चंद्रा हुआ, वंदना हुआ, राजा हुआ, स्मिता हुआ, ज्योतिष हुआ, पूजा हुआ, प्रभा, आशुतोष, समीक्षा, सोनम, प्रीति, श्याम, जल्दी जल्दी बताओ। सबका हो गया? चलो अब देखते हैं, फिर आगे आगे देखते हैं भाई। आगे आगे सर, आगे सर, आगे सर, आगे सर। अब हेडिंग डालिए आप सब, चुंबकत्व एवं गॉस नियम। थोड़ा सा लिखा हुआ लाया हूं, गुस्सा मत करना, पढ़ा चुका हूं, गुस्सा मत करना, पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ाया हूं वही चीज है, देखो ध्यान से देखोगे समझ जाओगे, अभी जस्ट पढ़ाया था। चुंबकत्व में कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग के नियम। हेडिंग डालोगे ये, उस हेडिंग के अंदर ये सब हेडिंग डालोगे, इसको डालोगे पहला नंबर, हेडिंग ये डालोगे, इस हेडिंग के अंदर पहला नंबर ये डालोगे, दूसरा नंबर क्या है वो मैं बताता हूं। चुंबकत्व में कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, ये क्या है सर? ये आपको अभी पढ़ाया हूं, अभी जस्ट पढ़ाया हूं कि मान लो एक चुंबक रखा हुआ है, एक चुंबक रखा हुआ है, इसका ध्रुव सामर्थ्य -m1 और +m1 है यहाँ पे इस तरीके से, और इसका ध्रुव सामर्थ्य मान लो कि -m2 और +m2 है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दो चुंबक है, दोनों के ध्रुवों के बीच की दूरी हम लगभग लगभग औसतन मान लेते हैं r है। अब बताइए इनके बीच जो बल लगेगा, इनके बीच जो चुंबकीय बल लगेगा दो चुंबकों के बीच में, वो चुंबकीय बल क्या होगा? तो कूलॉम के नियम अनुसार किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी ध्रुव सामर्थ्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? ये पीछे अभी लिखाया हूं ना अभी, कि जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, कौन सा बल लगेगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? अगर ऐसा दो चुंबक रखा हुआ है तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? आपका जवाब होगा सर प्रतिकर्षण, क्योंकि माइनस माइनस पास पास रखे हैं, नेगेटिव साउथ पोल पास पास रखे हैं, और साउथ पोल पास पास रखे होते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है। तो यहाँ पे जो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का बल हो सकता है, वो जो बल लगेगा वो बल क्या होगा आपको मैं बता चुका हूं। ये बल जो होगा निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? ध्रुव सामर्थ्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ध्रुव सामर्थ्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी m1 और m2 के अनुक्रमानुपाती गुणनफल के, m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ये बल। ये जो बल है F, m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वाह, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी का वर्ग किया, वर्ग करके उल्टा कर दिया, दूरी का वर्ग किया, r का वर्ग किया, वर्ग करके उल्टा कर दिया, इसको कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती होना, व्युत्क्रम होना, व्युत्क्रमानुपाती होना। तो पहले तो ये कंडीशन बनी, फिर ये कंडीशन बनी, और इन दोनों कंडीशन मिल करके क्या बनाते हैं? इन दोनों कंडीशन मिल करके क्या बनाते हैं? इन दोनों कंडीशन को मिल करके क्या बनाते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर बनाते हैं। और जब इनको बराबर करते हैं यहाँ पे, जब बराबर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है कांस्टेंट k। क्या आता है? कांस्टेंट k आता है m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इस तरीके से जहां लिख दीजिएगा, जहां k का वैल्यू कितना होता है? k का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होता है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई होता है। इस प्रकार है, इस प्रकार यहाँ पे जो f का वैल्यू निकल के आता है वो कितना निकल के आएगा? f का वैल्यू निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा? f बराबर k की जगह रखोगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या लिखोगे? m1 m2 अपॉन में क्या लिखोगे नीचे? r स्क्वायर। ये निकल के आएगा हमारा फॉर्मूला प्यारा सा। बात समझ में आ गई? यदि किन्हीं चुंबकीय ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य m1 और m2 हो और उनके बीच की दूरी कितनी हो जी? दूरी r हो, यहाँ पे लिख लेना दूरी r हो, तब उनके बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण। नोट करो जल्दी कॉपी में, नोट करो कॉपी में, टाइम दे रहा हूं बकायदा, नोट करो, नोट कर सकते हो चाहो तो, नोट करो फटाफट।
हे लड़का, छुट्टी नहीं, पहले नोट करो, नोट करो जितना यहाँ लिख रहे हो। मैं बिना पढ़ाए जाऊंगा नहीं, जानते हो आप सभी, मुझे पहली बार जान रहे हो, पहली बार से मुझे पहली बार पढ़ रहे हो मेरी क्लास में। जब तक मैं इसे आज चुंबकत्व का गॉस नियम नहीं समझा दूंगा कैसे जाऊंगा। 5 मिनट दो मुझे, पहले तो इसको नोट करो। यहाँ टाइम बर्बाद करने के बजाय कॉपी पेन में नोट कर लो। जो टाइम यहाँ बर्बाद कर रहे हो उससे कॉपी पेन चला के नोट कर लो। 5 मिनट पढ़ाऊंगा, छुट्टी दे दूंगा, क्या मतलब निकलेगा। कर लो फिर छुट्टी, छुट्टी टाइम खुद बर्बाद करो, करो बर्बाद टाइम। नोट करने का टाइम दिया हूँ, नहीं करो नोट। हो गया नोट? सारे साथियों का नोट हो गया? जल्दी बताइए, सबका नोट हो गया? जिनका जिनका नोट हो गया यस बोलें, आगे बढ़े। फिर जो छुट्टी छुट्टी कर रहे हैं बाबू, करते रहो छुट्टी छुट्टी। हो गया, हो गया। जिनका हो गया वो यस बोलो, आगे बढ़े। फिर 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, छुट्टी मिल जाएगी। कहाँ भागी जा रही है छुट्टी? तुरंत है डंडा कर दे वो। सर बैक बैक, यही चीज तो पीछे अभी पढ़ाए थे, पिछुआ यही चीज तो पढ़ाए थे अभी। 2 बार रिवीजन भी, 2 बार रिपीट भी किए थे। पीछे अभी यही चीज तो पढ़ाए थे, 2 बार रिपीट किए थे। बैक करना है, बैक कर लो। लो बाबू जल्दी से, कहाँ गया? अब लो, बैक वाला पीछे चला गया। ये जल्दी लो, पहले जल्दी जल्दी करो बाबू, जल्दी जल्दी, टाइम मत बर्बाद करो, बहुत फटाफट करो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट लो, अगर छूट गए हो पीछे तो स्क्रीनशॉट लो, छूट गए हो पीछे तो स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ो ताकि फटाफट, रेस में, रेस है ये, इस रेस में भागना सीखो। यहाँ अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? हाँ, जल्दी से करो। 1 2 3, हो गया। एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद घर जाना है। लास्ट टॉपिक पढ़ के फिर घर जाना है, ठीक है? लास्ट टॉपिक सभी को पढ़ के घर जाना है। चलो चलो, हो गया सबका ना? 1 2 3, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या आपने गॉस की थ्योरम पढ़ी थी? कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने गॉस की प्रमेय, जिन्हें याद है? गॉस की प्रमेय जिन्हें याद है, कौन कौन बच्चे हैं जिन्हें गॉस की प्रमेय याद है? जल्दी से बताओ, गॉस की प्रमेय किसे किसे याद है? बैक कर दीजिए। हाय भगवान, हम का करी। ले भाई जल्दी कर ले प्लीज, जल्दी कर लो भाई प्लीज, जल्दी कर लो प्लीज। हाथ तेजी से चलाओ, तेजी से चलाओ हाथ। ठीक है, हो गया सबका? हो गया, हो गया, हो गया। एक बार बोलो हो गया सर, हो गया सर, बोलो जल्दी से हो गया। 5 मिनट दे दो मुझे, फिर चले जाना। 5 मिनट दे दो। कोई अगली क्लास भी तो नहीं है ना? कोई अगली क्लास भी तो नहीं है ना? चलिए 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 चलिए, ठीक ठीक ठीक। हो गया, 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 ठीक 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 ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। एक लास्ट टॉपिक देख लो, फिर उसके बाद घर जाओ। ठीक है, लास्ट टॉपिक देख लो फिर घर जाओ। चुंबकत्व में गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या है उसको थोड़ा सा पढ़ लो, फिर उसके बाद चले जाना। गॉस के नियम क्या है? अच्छा, जो बच्चों की आज से स्टार्ट है क्या? आज से तो वैसे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए थी। सारे बच्चे कह रहे हैं रिलोड बैच की क्लास स्टार्ट है। सच में रिलोड बैच की क्लास स्टार्ट है? सच में रिलोड बैच की क्लास स्टार्ट है? सच बताओ, सच बताओ। नो 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 नो, नहीं है, नहीं है, नहीं है जी, नहीं जी, नहीं। हाँ, कल कल से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है। ठीक है, कल से स्टार्ट है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय आपने पढ़ रखी है। गॉस की प्रमेय में आप क्या कहते हो? गॉस की प्रमेय में कहते हो कि कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है? कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है। अब इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर अगर आपने कोई प्लस क्यू आवेश घेर रखा है ना, तो इस प्लस क्यू आवेश से होकर के गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, आपको पता है ना कि प्लस क्यू आवेश क्या निकालता है? बल रेखाएं निकालता है, बल रेखाएं निकालता है। तो प्लस क्यू आवेश क्या निकालता है? बल रेखाएं निकालता है। इस प्रकार से ऐसे बल रेखाएं निकालता है, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो प्लस क्यू आवेश से क्या निकलती है? चारों तरफ बल रेखाएं निकलती हैं बहुत सारी। तो कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहती थी कि प्लस क्यू आवेश को अगर आप चारों तरफ से किसी भी एक काल्पनिक पृष्ठ से घेर देते हो, तो इससे होकर के जो गुजरने वाली बल रेखा है, वो बल रेखा फाई बराबर कितनी होती है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। मतलब घेरा गया कुल आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट।
घेरा गया आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर देते हैं, यही होता है गॉस की थ्योरम। ये तो आपको पढ़ाई गई थी चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में पढ़ाई गई थी। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो बस इतना समय जान लो, मैंने आपको जो सर बता दिया कि चैप्टर 1 क्या होता है। चैप्टर 1 में आप ये चीज़ पढ़ोगे, क्या चीज़ पढ़ोगे, फिर से सुनो मेरी बात, फिर से सुनिए मेरी बात, क्या पढ़ोगे चैप्टर 1 में कि भाई साहब अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से ना इस तरीके से ऐसे बल रेखाएं निकलती हैं सारे दिशाओं में, सारे दिशाओं में इस तरीके से ऐसे बल रेखाएं निकलती हैं, सारे दिशाओं में ऐसे बल रेखाएं, धनात्मक आवेश से ऐसे बल रेखाएं निकलती हैं। अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ द्वारा इन्हें ऐसे घेर दिया जाए तो ये सारी बल रेखाओं की जो संख्या है ना, कितनी बल रेखाएं निकल रही है, उन बल रेखाओं की संख्या को फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? बल रेखाओं की संख्या को फाई से दिखाते हैं। वो फाई बराबर कितना होता है? घेरा गया आवेश क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बी वेक्टर डॉट क्या लिखेंगे? डी ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बी वेक्टर सॉरी ई डी ए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाई बराबर, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं प्यारे बच्चों। ये होती है गॉस की थ्योरम, ये होती है गॉस की थ्योरम। ये फाई बराबर जो फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है, जो ये पूरे काल्पनिक पृष्ठ से होकर के गुजर रहा है, वो पूरा का पूरा वैद्युत फ्लक्स वो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, उसके बंद पृष्ठ का समाकलन करते हैं और वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। घेरा गया आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट, घेरा गया आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है सर, अच्छा ठीक है। अगर कोई यहाँ पे चुंबक रख दें, कोई चुंबक रख दें, मान लो ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये चुंबक का साउथ पोल है। अब इस चुंबक को एक काल्पनिक पृष्ठ से घेर दें, ऐसे करके काल्पनिक पृष्ठ से घेर दें, तो इसका जब हम यहाँ पे करेंगे ना, इसका जब हम यहाँ पे बंद पृष्ठ का समाकलन करेंगे, ऐसे बंद पृष्ठ का समाकलन करेंगे, किसका? ई की जगह इस्तेमाल यहाँ पे कौन होगा? जब हम चुंबक लेंगे तो, जब हम वैद्युत क्षेत्र ले रहे थे तो वहाँ पे ई इस्तेमाल हो रहा था, जब चुंबक ले रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, यानी ई की जगह कौन आएगा? बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। और यहाँ पे डी ए तो डी ए ही रहेगा, स्मॉल जो छोटा सा क्षेत्रफल है वो डी ए ही रहेगा। तो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो होगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, यहाँ पे आएगा 0 के बराबर, 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों आएगा प्यारे बच्चों? 0 के बराबर क्यों आएगा? इसलिए आएगा, आप खुद सोचो, इस पूरा बंद पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से नॉर्थ पोल से मान लो 2 बल रेखा निकली है बाहर की तरफ, बंद पृष्ठ से बाहर कितनी बल रेखा निकली? 2 बल रेखा। उतनी ही बल रेखा घूम के साउथ पोल में एंटर कर जाती है, उतनी ही बल रेखा घूम के कहाँ एंटर कर जाती है? साउथ पोल में एंटर कर जाती है। तो 2 बल रेखा निकली और 2 बल रेखा प्रवेश कर गई, तो निकलने वाली बल रेखा की संख्या अगर +2 और प्रवेश करने वाली बल रेखा को -2, तो टोटल +2 और -2 मिल के बल रेखा की कुल संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई कुल संख्या? 0 नहीं हो गई? 0 नहीं हो गई। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया सुमैया बताइए, सुमैया जल्दी बताओ, फ्लक्स कितना हो गया? फ्लक्स यहाँ पे कितना हो गया? 0 नहीं हो गया? बताओ आप जरा से, यहाँ पे फ्लक्स 0 नहीं हो गया? यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे कि बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो आपका जवाब होगा फ्लक्स यानी बल रेखाओं की संख्या बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी घेरा गया आवेश को जब हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो ये फ्लक्स निकल के आता है कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम यहाँ पे कोई चुंबक को घेर के रख देते हैं, फिर से सुनिए मेरी बात को, अगर मैं किसी चुंबक को घेर के रख देता हूं किसी बंद पृष्ठ से, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे घेर करके अगर किसी बंद पृष्ठ से रख दिया, और मैं जानना चाहूं कि इस बंद पृष्ठ से होकर के कितनी टोटल फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं, कितनी फ्लक्स रेखाएं, कितनी बल रेखाएं टोटल गुजर रही है, कितनी बल रेखा गुजर रही है, तो आप कहोगे सर नॉर्थ पोल से ना बल रेखा निकलेगी, साउथ पोल में प्रवेश कर जाएगी। तो निकलने वाली बल रेखा एक बल रेखा निकली, एक प्रवेश कर गई -1, तो निकली +1 घुस गई अंदर -1, तो कितना हो गया नेट फ्लक्स इसका? 0। निकली दूसरी बल रेखा निकली, दूसरी घूम करके अंदर घुस गई, तो निकली एक, फिर घुस के अंदर जो है, तो इस पर जो नेट फ्लक्स होता है चुंबक के चारों तरफ घेरे गए काल्पनिक पृष्ठ से, चुंबक के चारों तरफ घेरे गए काल्पनिक पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स आता है, यानी कुल बल रेखाओं की संख्या आती है, वो कितनी आती है? 0। कुल बल रेखाओं की संख्या कितनी आती है? 0। किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से चुंबक के चारों ओर घेरे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखा की जो संख्या होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बताया मैंने, नॉर्थ पोल से जितनी बल रेखा निकलेगी साउथ पोल में उतनी ही प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया?
तो यहाँ पे गॉस का नियम आपको क्या लिखना है, चुंबकत्व में गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी कि कुल बल रेखाओं की संख्या शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना लोगे, इस तरीके से एक डायग्राम बना लोगे। यहाँ पे बनाइए नॉर्थ पोल, इधर बनाइए साउथ पोल, और यहाँ पे बनाइए एक बंद पृष्ठ, यहाँ पे बना लीजिए एक बंद पृष्ठ, ऐसे करके बंद पृष्ठ बना लीजिए। और यहाँ पे दिखा दीजिए कि नॉर्थ पोल से बल रेखा निकली है, साउथ में वापस प्रवेश कर गई, नॉर्थ से बल रेखा निकली, साउथ में वापस प्रवेश कर गई। तो इस पृष्ठ को काटते हुए यहाँ से दो बल रेखा निकली, दो वापस से प्रवेश कर गई, ऐसे करके दो निकली, दो वापस से प्रवेश कर गई, ऐसे करके दिखा दीजिए, ऐसे करके। ठीक है, दिखा दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस ऐसे लिख दीजिएगा, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो होता है वो वास्तव में कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स, बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। बस इतना सा है गॉस का नियम, बस गॉस का नियम बस यही है। नॉर्थ पोल से जितनी निकलेगी बल रेखा, साउथ पोल में घूम के उतनी ही प्रवेश कर जाएगी। नॉर्थ पोल से बल रेखा जितनी निकली, साउथ पोल में घूम के उतनी ही प्रवेश कर जाएगी। बस हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी, हो गई भैया, छुट्टी हो गई। बस यही टॉपिक था, टॉपिक तो कंप्लीट होना बनता था ना, टॉपिक कंप्लीट हुए बिना कैसे छुट्टी कर देते। और शुरू में बात करवा दोगे तो लास्ट में पढ़ाएंगे ही, लास्ट में छोड़ेंगे थोड़ी। शुरू में अगर मुझसे बात करवाओगे तो लास्ट में मैं छोड़ दूंगा। चुंबकत्व में गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ तक लिख लेना है आपको, बस बात खत्म, टॉपिक खत्म। आज का टॉपिक यहीं तक था, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो आज हम लोगों ने क्या क्या रिवीजन करा, हमने आज देखा कि क्यू को जो है ना, आवेश को जब हम चुंबक में बात करते हैं, तो चुंबक में बात करते हैं तो स्मॉल m के बराबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहीं पर एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ, एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे जो चुंबक में लिखते हैं वहाँ पे म्यू नॉट लिखा जाता है, यानी कि चुंबकशीलता। ये वैद्युतशीलता होती है, वो चुंबकशीलता कहलाता है। ये आवेश कहलाता है, ये ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। कहीं पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, तो वहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। कहीं पर और क्या क्या चीजें हैं, जैसे यहाँ पे टाउ बराबर यहाँ पे जो होता है ना, टाउ बराबर वो होता है पीई साइन थीटा होता है फॉर्मूला। वैद्युत में बलागुण जो होता है ना, किसी भी द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके ऊपर बलागुण का फॉर्मूला ये होता है। चुंबक को अगर वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके ऊपर बलागुण का फॉर्मूला टाउ बराबर पी की जगह लेता है एम, तो एम हो जाएगा, और ई की जगह लेता है बी, एम बी साइन थीटा, ये बन के आता है, ये फॉर्मूला बन के आता है। अच्छा, अगर दो आवेश पास पास स्थित होते हैं तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगता है वो कितना लगता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर लगता है। ये लगता है जब दो आवेश पास पास स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल है। वही अगर दो चुंबक पास पास स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन में 4πm1m2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है प्यारे बच्चों, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास होती है, इतनी सारी चीज़ें आपने तुलनात्मक रूप से देख लिया, ठीक है। आज आप लोगों ने फॉर्मूला भी निकाला गॉस की थ्योरम से। गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो बल रेखाएं हैं उनका अगर मैं कुल समाकलन करूं तो वो होता है शून्य। क्योंकि चुंबक है ना अंदर, चुंबक के नॉर्थ पोल से जितनी बल रेखा निकलती है साउथ में उतनी प्रवेश कर जाती है। तो कोई बंद पृष्ठ अगर मान लोगे, बंद पृष्ठ के अंदर चुंबक को रख दोगे तो नॉर्थ से जितनी बल रेखा निकलेगी पृष्ठ को पार करके उतनी ही साउथ के अंदर पार करके घुस जाएगी। तो पृष्ठ से कितनी बल रेखा निकली, पृष्ठ से कितनी टोटल बल रेखा निकली भाई, पृष्ठ से 0 निकली। क्योंकि नॉर्थ से जितनी बल रेखा निकली थी पृष्ठ को पार करते हुए उतनी साउथ में पृष्ठ को पार करते हुए अंदर चली गई। तो पृष्ठ से ओवरऑल नेट बल रेखा कितनी निकली, 0 निकली। पृष्ठ से कुल बल रेखा 0 हुई। चलिए आगे देखते हैं होमवर्क में। वीडियो को दोबारा से देखना है, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया आज की क्लास में तो वीडियो को दोबारा से देखिए, वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास दोबारा से देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो पक्का समझ में आ जाएगा आपको, हर चीज़ समझ में आ जाएगा, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डीवीपी सॉल्व कर लीजिएगा, अभी दूंगा मैं, ठीक है। बाकी अगली क्लास भूचुंबकत्व के बारे में होगी, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है ना उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। जहाँ पे गिलबर्ट को छोड़े थे, याद करो गिलबर्ट को जहाँ पे छोड़े थे ना, गिलबर्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था बस। एक दिन आपको गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था। कल आपको और भी बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में बताएंगे कि उन साइंटिस्टों ने कैसे पृथ्वी के चुंबकत्व की खोज करी, पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या क्या है चुंबक के बारे में, सब कुछ कल पृथ्वी का ही चुंबक डिस्कस होगा, ठीक है।
बैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास पीडीएफ तुरंत अपलोड कर देंगे। क्लास पीडीएफ आपको तुरंत अपलोड हो जाएगी, क्लास पीडीएफ से नोट कर लेना बाबू, कहे परेशान हो जाते हो सर बैक करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ना। चलो ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। बस, और धन्यवाद, जुड़े रहें ओंकार बैच के साथ। बाय बाय, टेक केयर। एक छोटा सा पोल करा दीजिए जाते जाते। क्लास में कोशिश तो बहुत करी कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए, मैंने कोशिश तो बहुत सारी करी, रिपीट भी किया ढेर सारा। चलो एक बार सारे बच्चे बताओ जल्दी से।